नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। उसके बारे में डिस्कशन होता है और एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेरीज होती है उन सब के बारे में जो है वो डिस्कशन होता है। और वादे के मुताबिक हमने इसको 1 जनवरी 2025 से शुरुआत की थी और हम इसको पूरे 365 दिन लेके आएंगे फिक्स टाइम पे सुबह 7 बजे आपकी सेवा में। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे पास में आज का टॉपिक है, वो है दोस्तों ईईजी, नॉट ईसीजी। ठीक है, ईईजी के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी स्मॉल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और बिल्कुल सेलेक्टेड जो है वो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे टॉपिक को जो है वो पहले फिनिश कर लिया जाए, ताकि एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास में टॉपिक भी क्लियर हो जाए। छोटा टॉपिक भी है, अच्छे तरीके से हम जो है वो नंबर भी इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं और जो क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं उन सबको यहाँ पे जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो बेसिकली आपने डायग्राम देख रखा है, ठीक है ना, तो पीछे की साइड में जो है वो ईईजी का जो है वो ग्राफ है। जिस तरीके से हम ईसीजी देखते हैं उसी तरीके से हमारे पास में जो है वो ईईजी के भी जो है वो उसी तरीके से पैटर्न आते हैं। ठीक है, ईसीजी के अंदर हम जो है वो हार्ट की एक्टिविटी देखते हैं और ईईजी के अंदर जो है वो हम ब्रेन की जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप की लीड होती है, जबकि इसके अंदर जो है वो अलग अलग वेवलेंथ की या अलग अलग टाइप की जो है वो वेव होती है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम इंटरप्रेट करते हैं और ब्रेन की जो भी एक्टिविटी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास में। जिस तरीके से हमने ईसीजी देखा था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी उसको हम ग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे थे, वो था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ईसीजी। उसी तरीके से आ जाता है हमारे पास में ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी भी जो है हमारे पास में नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, यानी कि किसी भी तरीके से जो है हम इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करते, कोई भी कट जो है वो नहीं लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम जो है वो मेजर करते हैं, जो भी हमारे पास में ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ग्राफ के ऊपर जो है वो डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों ईईजी। तो आ जाता है हमारे पास में ईईजी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इवन में दोस्तों आपको बताना चाहूँ, काफ़ी बार एग्जाम में तो जो है वो ईईजी की फुल फॉर्म ही पूछी गई है। ठीक है, और ये कोई छोटे मोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इवन नोट सेट टाइप के, या हम कहें कि जो हमारे पास में बड़े बड़े एग्जाम हैं उसके अंदर जो है वो पूछा गया है ईईजी की फुल फॉर्म। बच्चे फटाफट जो है वो ईईजी को ईसीजी पढ़ लेते हैं और पहला ऑप्शन ही जो है वो ईसीजी आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आता है, और बच्चे उसी को जो है वो टिक करके आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन हमारे पास में गलत हो जाता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसका उतना बड़ा दुख नहीं होता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से आता है और वो क्वेश्चन हम जो है वो उसको गलत करके आ जाते हैं तो उसका बड़ा दुख होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के बाद में जो हमारे पास में रैंक ऊपर नीचे आती है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ईसीजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी इज ए नॉन इन्वेजिव टेस्ट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। सिंपल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है वो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसके अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है वो मेजर करते हैं, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है वो मेजर करते हैं। इट रिकॉर्ड्स ब्रेन वेव पैटर्न यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द स्कॉल्प। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जो ब्रेन की जो भी वेव है, ठीक है, यानी कि ब्रेन की जो भी वेव है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किसके द्वारा, छोटे और मेटेलिक डिस्क। ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स देख रहे हो, ये देखो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स है ये। इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी को जो है वो हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो कहाँ पे अटैच होते हैं, स्काल के ऊपर जो है वो अटैच कर देते हैं और उसको हम मेजर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो दोस्तों इमेज बेस के द्वारा भी क्वेश्चन आ सकता है, या सिंपली नाम देके भी, कभी भी जल्दबाजी में जो आपको गलत नहीं करना है ईसीजी और ईईजी में। ठीक है, या ये इस तरीके से इमेज देके भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों पर्पज ऑफ ईईजी। ईईजी के जो है वो क्या पर्पज है, क्यों करवाई जाती है ईईजी। तो बेसिकली दोस्तों, जो भी हमारे पास में ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो हो बेसिकली गड़बड़ा जाती है। कब गड़बड़ा जाती है, जब कोई इंजरी हो, जब कोई ट्यूमर हो, या सीजर डिसऑर्डर हो,
या हमारे पास में कोई भी स्लिप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए है, ठीक है, तो इन सब में जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो उस टाइम पे उसको जो है वो हम मेजर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं दोस्तों, पर्पज ऑफ ईईजी। ईईजी के जो है वो क्या पर्पज है। EEG is used to detect abnormality in the electrical activity of the brain। यानी कि EEG जो है वो कब यूज में लिया जाता है, टू डिटेक्ट पता लगाने के लिए, टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो ब्रेन की पता लगाने के लिए। इट ऑफन एसोसिएटेड विद, किस किस कंडीशन में जो है वो हम EEG करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में कुछ कंडीशन ही दी हुई है, जैसे एपिलेप्सी एंड अदर सीजर डिसऑर्डर, ठीक है। एपिलेप्सी आपको पता ही है, सीजर डिसऑर्डर ऑलरेडी जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। एंड ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन के अंदर जो है वो ट्यूमर हो जाए या हेड इंजरी हो जाए, उस कंडीशन में भी जो हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो हम चेक करते हैं। देन एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन पेरिकाइमल सेल्स, या ब्रेन के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। स्ट्रोक या स्लिप डिसऑर्डर की कंडीशन के अंदर भी जो हो वेव जो हो वो अल्टर्ड हो जाती है, उसके अंदर भी हम EEG करते हैं। एंड ब्रेन डेथ कन्फर्मेशन, ठीक है, ब्रेन डेथ हो जाता है, कई बार कोमाटोज की कंडीशन आ जाती है, तो ब्रेन कंप्लीटली जो है वो डेथ हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ की कन्फर्मेशन के लिए भी हम जो है वो EEG करते हैं। एंड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी हमारे पास में ब्रेन किस तरीके से क्या वर्क कर रहा है, उसको भी हम जो है वो इस EEG के द्वारा मेजर कर सकते हैं। एंड लास्ट आ जाता है इवेल्युएटिंग द ब्रेन फंक्शन इन कोमा। कोमा के अंदर, अब कोमा के अंदर क्लाइंट तो कुछ बता नहीं पाएगा, क्योंकि क्लाइंट तो जो है वो कोमा के अंदर है। अब कोमा के अंदर हमारे पास में ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ तक ब्रेन जो है वो एक्टिवेटेड है, वो भी हम EEG के द्वारा ही जो है वो पता लगाया जा सकता है। क्लियर है। तो इन कंडीशन में जो है वो हम EEG करवाते हैं। एपिलेप्सी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, स्लिप डिसऑर्डर हो गया, ब्रेन डेथ कन्फर्मेशन हो गया, सर्जरी के दौरान ब्रेन क्या करता है, और कोमा के अंदर दौरान जो है हमारे पास में ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, तो इन सब के अंदर जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ ब्रेन वेव। कौन कौन सी जो है वो ब्रेन वेव जो है वो हम देखते हैं, या कौन कौन सी जो है वो ब्रेन वेव जो है वो मिलती है। तो बेसिकली जो है वो हमारे पास में आपको देखा जाए तो 5 प्रकार की जो है वो हमारे पास में ब्रेन वेव निकलती है। कौन कौन सी 5 निकलते हैं, याद रखना है, फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, और कौन सी स्टेज में जो है वो निकलती है। तो याद करने का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं दोस्तों, सिंपली DTABH जो मैंने आपको रखा है, यानी कि डाटा करते हैं ABG, किसका, ABG का। किसका डाटा हम रख रहे हैं दोस्तों, ABG का डाटा रख रहे हैं। D फॉर डेल्टा, T फॉर थीटा, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा, G फॉर गामा रेज, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखोगे तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे पास में इसी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, देखो पहले 1 बाय 1 करके लेते हैं ताकि आगे सारी चीजें निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा में फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, डेल्टा में फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जितनी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना ही माइंड जो है वो रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। माइंड अगर एक्टिव है तो हाई हर्ट्ज की जो है वो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी निकलेगी। क्लियर है। तो देखो पहली चीज आगे हमारे पास में कौन सी ब्रेन वेव है, डेल्टा ब्रेन वेव है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज है, यानी कि ये डीप स्लीप को जो है वो इंडिकेट करती है। ब्रेन एकदम अच्छे तरीके से सो रहा है तो 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज की ही जो है वो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जिसको हम डेल्टा वेव के नाम से जानेंगे। सेकंड आ जाती है थीटा वेव। थीटा वेव 4 से 8 हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ निकलती है। ये ड्रोसीनेस या लाइट स्लीप को जो है वो इंडिकेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास में दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा 8 से लेके 13 हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ होती है। ये बेसिकली रिलैक्स्ड और काल्म, यानी कि अवेक रहता है बट आई क्लोज होती है। ब्रेन हमारे पास में अवेक रहता है, जैसे हम बिल्कुल थोड़ी हल्के फुल्की नींद में जो है वो सो रहे हैं, ब्रेन अवेक है, ठीक है, लेकिन आई क्लोज रहती है, ठीक। इसमें हमारे पास में इतने हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ निकलती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में बीटा। बीटा 13 से लेके 30 हर्ट्ज की जो है वो वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो है वेव होती है। ये एक्टिव थिंकिंग को या अलर्ट, ब्रेन एक्टिव है, अलर्ट है,
उसको इंडिकेट करती है। और लास्ट आ गए हमारे पास में गामा रेज। ये मोर देन 30 हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ होती है। ये हाई लेवल कंजेशन या कॉन्शियसनेस या हमारे ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटी चल रही है कॉन्शियस माइंड में, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो भी हमारे पास में गामा रेज ही जो है वो निकल रही है। ठीक है, तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, डाटा, ठीक है, एबीजी, कौन किसका डाटा देखना है, हमें एबीजी का डाटा देखना है। ये सीक्वेंस याद रखोगे तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी याद रखना आसान हो जाएगा। और उसके बाद जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ब्रेन उतना ही एक्टिवेटेड होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज है, यानी कि बिल्कुल फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो क्लाइंट या हम कहें कौन सी स्टेज में, डीप स्लीप में है, ब्रेन बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं कर रहा है। 4 to 8 हर्ट्ज की बात करें, ये उससे ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसमें ड्राउजीनेज या लाइट स्लीप की इंडिकेशन देगा। 8 से 13 हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी वाली है, तो इसके अंदर जो है वो रिलैक्स्ड होता है, ब्रेन बिल्कुल काम रहता है, आंखें बंद रहती है, बट ब्रेन जो है वो चालू रहता है। उसके बाद बीटा आ गया, वो 13 से 30 हर्ट्ज की आती है, इसमें एक्टिव थिंकिंग और ब्रेन जो हो बिल्कुल अलर्ट होता है। और गामा रे जो है वो 30 हर्ट्ज से ऊपर की आती है, ये हाई लेवल जो है वो कंजेशन को इंडिकेटेड करती है। तो ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ ब्रेन। एग्जाम में ब्रेन से रिलेटेड, इसके जो है वो हमारे पास में वेव से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, और कौन सी स्टेज में कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली रेंज निकलती है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो सारी समरी मैंने यहाँ पे जो है वो शो कर दी है। आई थिंक सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ ईईजी, यानी कि ईईजी के जो है वो कौन कौन से टाइप हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास में रूटीन ईईजी। रूटीन ईईजी इन द सेंस कि कोई भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है और सिंपली जाके जो है वो 10-20 मिनट के अंदर जो है वो ईसीजी करवा के ईईजी करवा के आ गया, उसको हम बोलते हैं रूटीन ईईजी। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक होता है ईसीजी सडनली जाके हम करवाते हैं, वो उतना रिलायबल नहीं होता है। सेकंड ईसीजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ईसीजी हम तुरंत गए, किसी को एमआई हुआ, हमने ईसीजी करवाया, क्या पता उस टाइम पे कोई चेंजेस आए या ना आए, ठीक है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन एक होता है सेकंड होल्टर ईसीजी, जो कि हमने ब्लड सीरीज के अंदर ऑलरेडी जो है वो करवा चुके हैं। होल्टर ईसीजी के अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि पूरे 24 घंटे के अंदर जो है वो ईसीजी देखी जाती है। तो उस 24 घंटे के अंदर जो है वो हमारे पास में क्या क्या चीज़ों में चेंजेज आए उन सबको जो है वो हम देखते हैं। भाई हमने सीढ़ियाँ चढ़ी तब हमारी ईसीजी में क्या क्या चेंजेज आए, जब हम सो रहे थे तब हमारी ईसीजी में क्या क्या चेंजेस थे, जब हम थोड़ा सा हेवी वर्क कर रहे थे तो हमारी ईसीजी में क्या क्या चेंजेस थे, तो वो सारी चीज़ें होती है। ठीक उसी तरीके से जो है वो हम ईईजी को क्लासीफाई कर रहे हैं। ईईजी को क्लासीफाई कर रहे हैं मतलब कौन कौन सी टाइप की होती है। तो पहले आ गया हमारे पास में रूटीन ईईजी। रूटीन ईईजी इन द सेंस हम सीधा हॉस्पिटल गए, जाके हमने ईईजी करवा ली। तो ये बेसिकली जो है वो एटलीस्ट 20 से 40 मिनट की होती है। और कब की जाती है, जब क्लाइंट अवेक रहता है, ठीक है ना, क्लाइंट बिल्कुल अवेक है तब करी जाती है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में स्लीप ईईजी। स्लीप ईईजी नाम से पता चल रहा है, ये बेसिकली सोते हुए कही जाती है। परफॉर्म्ड ड्यूरिंग स्लीप टू ऑब्जर्व चेंजेस, यानी कि क्लाइंट सो रहा है और उस टाइम पे जो है वो अंदर ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी जो है वो वेव्स बदल रही है, उसको हम चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में स्लीप ईईजी, ठीक है। परफॉर्म ड्यूरिंग स्लीप टू ऑब्जर्व चेंजेज, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एम्बुलेटरी ईजी। एम्बुलेटरी ईजी नाम से पता चल रहा है, एम्बुलेटरी का मतलब हो गया हमारे पास में चलते फिरते हुए, ठीक है। सॉरी, यानी कि पेशेंट जो है वो ईईजी इक्विपमेंट्स वियर करते रहता है और 24 घंटे के अंदर जो हो पूरी ईईजी जो हो वो रिकॉर्ड की जाती है। इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी ईईजी। जैसे होल्टर ईसीजी था वैसे एम्बुलेटरी ईईजी 24 घंटे के अंदर जो हो पूरी रिकॉर्ड की जाती है। सॉरी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वीडियो ईईजी। वीडियो ईईजी इन द सेंस कि कंबाइंड ईईजी है विथ वीडियो मॉनिटरिंग, यानी कि ड्यूरिंग सीजर वीडियो के साथ साथ जो हम ईईजी करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों वीडियो ईईजी। लास्ट आ जाता है हमारे पास में इन्वेजिव ईईजी। इन्वेजिव ईईजी इन द सेंस, हालांकि मैंने पहले कहा था कि ये जो है वो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, लेकिन समटाइम्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो हो डायरेक्टली
ब्रेन के ऊपर जो है प्लेस कर दे देते हैं, और ये बेसिकली जो है वो एपिलेप्सी सर्जरी से पहले जो है वो किया जाता है। इसको बोलते हैं इन्वेजिव ईईजी। तो ये हमारे पास में कुछ टाइप हैं ईईजी के, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से पता चला। रूटीन ईईजी आपको बताइए, रूटीनली गए 10-20 मिनट के अंदर गए और ईईजी करवा के वापस आ गए। स्लिप ईईजी, सोते समय जो है वो ईईजी करवाई जाती है, उसको कहते हैं स्लिप ईईजी। एम्बुलेटरी ईईजी, चलते फिरते नहाते धोते जो भी हम काम कर रहे हैं, नाना नहीं मतलब जो भी हम 24 घंटे के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर 24 घंटे की ईईजी हम करते हैं, एम्बुलेटरी ईईजी। वीडियो ईईजी, इसमें हम जो है वो वीडियो मॉनिटरिंग उसकी एक्टिविटी को भी, और उस टाइम पे जैसे मान लो कोई आदमी सीजर्स के दौरान उसकी वीडियो और दोनों चीज़ों को हम जो है वो ईईजी करते हैं। इन्वेजिव ईईजी, इन्वेजिव ईईजी इन द सेंस कि इलेक्ट्रोड्स को जो है वो हम अंदर प्लेस करके जो है वो ईईजी करते हैं, वो हो गया इन्वेजिव ईईजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ईईजी प्रोसीजर, यानी कि ईईजी प्रोसीजर जो हम किस तरीके से करते हैं। प्रिपरेशन की बात करें कि ईईजी करने से पहले हम क्या प्रिपरेशन जो है वो करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं हेयर शुड बी क्लीन, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन किया जाता है, ठीक है। यानी कि नो ऑयल्स और हेयर प्रोडक्ट्स कुछ भी जो है वो लगा के नहीं रखते, ठीक है। बिल्कुल जो है वो क्लीन हेड को जो है बिल्कुल साफ रखा जाता है। एंड सॉरी, अवॉइड कैफीन 1 डे ऑन द डे ऑफ टेस्ट, जिस दिन टेस्ट हो रहा है उस दिन जो है वो कॉफी को अवॉइड किए हैं, ठीक है ना, कॉफी का सेवन जो है वो नहीं किया जाता है। एंड समटाइम्स स्लिप डिप्रिवेशन इज यूज, और कुछ टाइम जो है वो स्लिप डिप्रिवेशन, यानी कि जो नींद को डिस्टर्ब करते हैं या नींद पूरी करने वाली चीजें नहीं होती है वो भी हम जो है वो यूज में लेते हैं, ठीक है। तो कॉफीन को अवॉइड किया जाता है, और स्लिप डिप्रिवेशन भी कई बार जो है हम यूज में लेते हैं। ड्यूरिंग ईईजी जो है वो हमें क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग ईईजी में ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्कैल्प विथ कंडक्टिव जेल, आपने ईसीजी करते टाइम पे देखा होगा या आपने जो है वो डिफिब्रिलेटर के टाइम पे देखा होगा, तो एक जेल लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो जेल होती है कंडक्टिव जेल होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट उसमें से आसानी से जो है वो आ जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड को जो है वो स्काल्प पे लगाया जाता है, लेकिन उस कंडक्टिव जेल के साथ लगाया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से चिपक भी जाए और वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो अच्छे तरीके से पास आउट हो। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्काल्प विथ कंडक्टिव जेल, ठीक है, कंडक्टिव जेल के थ्रू जो है वो चिपकाया जाता है या लगाया जाता है। पेशेंट आस्क टू रिलैक्स, क्लोज और ओपन आइज, ब्रीथ डीपली और व्यू फ्लैशिंग लाइट्स टू प्रोवोक एबनॉर्मल वेव, ठीक है, यानी कि क्लाइंट को जो है वो रिलैक्स कर दिया जाता है, ठीक है। रिलैक्स करने के बाद कहते हैं कि आप फिक्स टाइम पे जो है वो आप आंखें खोल लीजिएगा और जब चाहे आप जो है वो बंद कर लीजिएगा, और ब्रीथ डीपली, और गहरी गहरी जो है वो सांसें लीजिएगा। एंड उसके बाद जो हो सामने जो है वो फ्लैशिंग लाइट है, कभी लाइट को तेज किया जाता है, कभी जो है वो लाइट को स्लो किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो जो भी एबनॉर्मल वेव जो निकलती है उसको हम आसानी से जो है वो पिकअप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी एबनॉर्मल वेव निकले, इसलिए लाइट को जो है वो फ्लैशिंग मोड में रखा जाता है। एंड बेसिकली टेस्ट के अंदर जो हो 20 से 40 मिनट का जो है वो समय लगता है, ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में आफ्टर ईईजी, प्रोसीजर हो गया, ठीक है, आपने कर लिया। देन उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, तो बहुत आसान है इसका। आफ्टर ईईजी यानी कि पेशेंट कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी, जो वो क्लाइंट कर रहा था वो उसको करने देते हैं कि ठीक है आप जो कर रहे हो वो आराम से जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं काम करो। ऑफिस जाते हो ऑफिस जाओ, घर पे रहते हो घर पे जाओ, टीवी देख रहे थे कुछ भी कर रहे थे, आप अपना काम आसानी से जो है वो करते रहो। एंड जेल इज वॉश्ड ऑफ, ठीक है, जो भी आपने कंडक्टिव जेल लगाई थी उसको जो है वो क्लीन कर दिया जाता है या उसको जो है वो साफ कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी, सॉरी ईईजी। ईईजी को जो है वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो दोस्तों ईईजी को इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको जो है वो रेगुलेट करता है, उसको जो है वो चेक करता है। तो ए न्यूरोलॉजिस्ट एनालाइज द वेव पैटर्न फॉर एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, यानी कि एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो उसको एनालाइज करता है, उसके वेव जो वेव निकल रही है उसके पैटर्न पे और उसकी एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल ईईजी की बात करें तो वो बिल्कुल रेगुलर होती है, एक्सपेक्टेड ब्रेन वेव पैटर्न में होती है,
एंड डिपेंडिंग ऑन एज एंड स्टेज अवेक एंड स्लिप पैटर्न पे होती है। जबकि जो एबनॉर्मल ईईजी होगी वो प्रेजेंस ऑफ स्पाइक, उसमें बीच बीच में जो है वो उभार नुमा, ठीक है, एंड शार्प वेव निकलेगी, बिल्कुल तीखी तीखी जो है वो वेव निकलेगी, एंड स्लो वेव, ठीक है, और बीच बीच में स्लो एंड शार्प वेव जो है वो निकलेगी। ये किसको इंडिकेट करती है? ये सीजर को, ब्रेन डैमेज को, ट्यूमर्स या इन्फेक्शन को। यानी कि अगर हमारे पास में जो वेव है, हालांकि ईईजी को इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो वेव बिल्कुल सिंपल पैटर्न में है और बिल्कुल सीक्वेंस में है, कोई इसमें स्पाइक नहीं है, किसी तरीके का जो है वो शार्प मूवमेंट नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है हमारे पास में नॉर्मल ईईजी को, यानी कि ईईजी जो है बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारे पास में उसमें स्पाइक है, ठीक है, या हमारे पास में वेव जो है वो काफी ज्यादा शार्प आ रही है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करती है हमारे पास में सीजर्स को, ब्रेन डैमेज को, ट्यूमर को, इन्फेक्शन को जो है वो इंडिकेट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडवांटेज ऑफ ईईजी। ईईजी का जो है वो क्या एडवांटेज है? तो बहुत अच्छा एडवांटेज है। ये दोस्तों नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और पेनलेस है, यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी को जानने के लिए इससे अच्छा चीज कोई है ही नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार का जो हो नॉन इन्वेजिव नहीं है, कोई चीरा फाड़ा नहीं है और किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, बिल्कुल एक्यूरेट उस टाइम की ब्रेन एक्टिविटी को हम चेक कर सकते हैं रियल टाइम। अभी अगर हम चेक करना चाहें कि मेरा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, तो रियल ब्रेन की एक्टिविटी को हम जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड हेल्प डायग्नोसिस एपिलेप्सी एंड हाई एक्यूरेसी, ठीक है। एपिलेप्सी कई बार ऐसे सीजर्स आते हैं जो बेसिकली पता ही नहीं चलते हैं। क्लाइंट सो रहा है, सोते सोते उसको सीजर आ गए, ठीक है, या बच्चा है, बच्चे को सोते सोते सीजर आ गए, माँ को पता ही नहीं चला। लेकिन ये ईईजी के द्वारा हम अच्छे तरीके से और एक्यूरेटली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस बजे इतने टाइम तक जो है वो बच्चे को सीजर आए थे, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा महंगा जो है वो टेस्ट नहीं होता है। तो ये इसके जो है वो एडवांटेज है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लिमिटेशन क्या है दोस्तों, ठीक है। चलो एडवांटेज तो ठीक है, लेकिन क्या लिमिटेशन है, क्या हमारे पास में जो है वो बंधन है जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता? तो नेक्स्ट होता है दोस्तों कैन नॉट डिटेक्ट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, यानी कि ब्रेन के अंदर जैसे कोई ट्यूमर है तो ये तो सिर्फ वेव को ही फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है, ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज है उसको फाइंड आउट नहीं करता है। चलो ये तो वेव को जो है वो हम बता देगा कि वेव जो है वो गड़बड़ आ रही है, लेकिन वो गड़बड़ किसकी वजह से आ रही है, अंदर कितना बड़ा ट्यूमर है या नहीं है, या किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी है, हाइपोक्सिया है, उन सबको ये नहीं बता पाएगा। ये इतना ही बता पाएगा कि जो ब्रेन की वेव है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, लेकिन वो एबनॉर्मल है तो किसकी वजह से है, ठीक है, वो ये सारी चीजें नहीं बता पाएगा। उसके लिए हमें सीटी स्कैन या एमआरआई की जो है वो जरूरत पड़ती है। हाइपोक्सिया हुआ, हेमरेज हुआ, सीवेव हुआ, या फिर जो हमारे पास में ट्यूमर हुआ, इन सब के लिए जो है वो सीटी स्कैन या एमआरआई की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, टू नॉर्मल ईईजी डजंट रूल आउट एपिलेप्सी स्पेशली इफ नॉट कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सीजर, यानी कि नॉर्मल ईईजी जो है वो कभी रूल आउट नहीं कर पाती है एपिलेप्सी को, खास तौर से जब स्पेशली जो है वो हमारे पास में अगर सीजर के टाइम पे हमने जो है वो ईईजी नहीं की है तो, ठीक है, तो उसको भी एग्जैक्ट रूल आउट जो है वो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन बाय एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स उन वेव्स को देखने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सनल की जो है जरूरत होती है। जैसे ईसीजी को देखने के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, वैसे ही ईईजी को जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? लास्ट आ जाता है हमारे पास में कॉमन टर्म्स इन कॉमन ईईजी टर्म्स, यानी कि कौन कौन सी जो है वो हम बेसिकली ले लेते हैं, यानी कि किस तरीके से कौन सा स्पाइक आएगा जिसकी वजह से हम जो ट्रम्प काम में लेते हैं। तो स्पाइक एंड वेव, ठीक है, यानी कि तीखे उभारनुमा और वेव निकलती है, ये क्लासिकल साइन है किसका? एपिलेप्सी का। फोकल स्लोइंग, अगर फोकल स्लोइंग है ये सजेस्ट करते हैं बेसिकली लोकलाइज ब्रेन इंजरी को, ठीक है। एंड जनरलाइज स्लोइंग अगर हमें दिख रही है तो में इंडिकेट करते हैं डिफ्यूज ब्रेन डिसफंक्शन जस्ट लाइक एंसेफेलोपैथी। तो ये कुछ हमारे पास में 3 टाइप के जो हो टर्म है, स्पाइक एंड वेव, फोकल स्लोइंग एंड जनरलाइज स्लोइंग। अगर ये इंडिकेट करता है तो ये सारी चीजें कि कौन कौन सी में क्या क्या चीज देखते हैं। स्पाइक एंड वेव जो है वो एपिलेप्सी में हमें दिखाई देगी,
फोकस स्लोविंग जो है वो हमें लोकलाइज ब्रेन इंजरी इंडिकेटेड करेगी, और जनरलाइज स्लोविंग जो है वो हमारे पास में डिफ्यूज ब्रेन फंक्शन को जो है वो इंडिकेटेड करेगी। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। हमने शुरुआत की थी ईईजी की। पहले हमने जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखा, देन उसके टाइप देखे, देन उसके अंदर कौन कौन सी वेव निकलती है वो देखी, देन वेव्स की जो है वो हमारे पास में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है वो देखी, देन उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी कब काम में आती है वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद प्री प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसीजर में क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। फिर हमने इंडिकेशन देखे, देन हमने इसके जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।